Assalamu alaikum my industry fellows, how are you going? I'm back with another gripping video and this time about A Room of One's Own by Virginia Woolf. So we'll focus on the writer's introduction, its title, significance, its historical background, and then we will talk about its chapter-wise summary in detail. So let's start! वर्जीनिया स्टीफन एक एडिटर, क्रिटिक और बायोग्राफर के घर में 25 जनवरी 1882 को पैदा होती हैं और उनके फादर के प्रोफेशन की वजह से उनके घर में एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी होती है बुक्स की, और वो सारी लाइब्रेरी को होम स्कूलिंग के तौर पर पढ़ डालती हैं। उनकी लाइफ में जो सबसे पहला मेजर इंसिडेंट होता है वो 1895 के अंदर होता है, जब उसकी मामा की डेथ हो जाती है। तो शी एक्सपीरियंसेस हर फर्स्ट नर्वस ब्रेकडाउन एट दैट टाइम। उसके बाद जो सेकंड बड़ा इंसिडेंट उनकी लाइफ में होता है वो होता है 1904 के अंदर, जब उनके फादर की डेथ हो जाती है। तो शी एक्सपीरियंस्ड हर सेकंड नर्वस ब्रेकडाउन। तो उसके बाद क्या होता है कि वो अपनी 3 सिबलिंग्स को लेकर ब्लूम्सबरी के नेबरहुड में लंदन में शिफ्ट हो जाती हैं, मतलब अपनी लोकेशन ही वहाँ से चेंज कर लेती हैं उस जगह से, और फिर वहाँ पर वो रहने लगती हैं। उसके बाद 1912 के अंदर उसकी शादी हो जाती है लियोनार्ड वुल्फ के साथ, और वहाँ से उनका नाम पड़ता है वर्जीनिया वुल्फ। शादी के दूसरे साल ही शी एक्सपीरियंस्ड एन अदर नर्वस ब्रेकडाउन, और उसके बाद 1915 के अंदर उनकी पहली नोवेल अ वॉयेज आउट सामने आती है, और 1917 के अंदर वो दोनों मियाँ बीवी एक पब्लिशिंग इम्प्रिंट खोलते हैं, अपना पब्लिशिंग डिपार्टमेंट। और इसके अलावा उन्होंने एक इंटेलेक्चुअल ग्रुप को भी ज्वाइन किया हुआ होता है ब्लूम्सबरी के अंदर, जहाँ मतलब वो एक ऐसा ग्रुप होता है जो इंटेलेक्चुअल्स का एक क्लब होता है, क्लब टाइप। उसके अंदर E.M. फोस्टर, डोरा कैरिक्टन, जॉन मैनर्ड केनीज एंड वीटा सैकविल वेस्ट वगैरह उसमें होती हैं। उसमें वर्जीनिया वुल्फ भी उस ग्रुप का एक हिस्सा होती है, उसे ब्लूम्सबरी ग्रुप कहा जाता है। उसके बाद क्या है कि उसके बाद अगर हम उसके स्टाइल की बात करें तो वो नॉन ट्रेडिशनल स्टाइल की मालिक थी, कि जितने भी, क्योंकि देखें ना, उन्होंने अपनी लाइफ के अंदर वर्ल्ड वॉर 1 भी एक्सपीरियंस की है, वर्ल्ड वॉर 2 भी एक्सपीरियंस की है, और वर्ल्ड वॉर 2 अभी चल रही थी कि इन्होंने सुसाइड कर लिया। तो इस वजह से, इन चीज़ों की वजह से, इस बैकग्राउंड की वजह से वो क्या है कि जो ट्रेडिशनल मोड ऑफ थिंकिंग है, ट्रेडिशनल वैल्यूज़ है, विक्टोरियन एज की जितनी भी वैल्यूज़ हैं, वो उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। वो कहती है कि जब लाइफ इस कदर चेंज हो चुकी है तो हमें अपना वे ऑफ लाइफ भी चेंज करना चाहिए। मॉडर्निस्ट मूवमेंट की बहुत बड़ी अलमबरदार थी, उन्हें बहुत बड़ी मॉडर्निस्ट ऑफ द 20th सेंचुरी कहा जाता है। इसके अलावा वो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस की पायोनियर थी। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस एक ऐसी तकनीक है जो कि ट्रेडिशनल मोड्स ऑफ राइटिंग को बिल्कुल ही निगेट कर देती है, उसे पढ़े धकेल देती है। उसके अंदर कोई प्लॉट नहीं होता, तो कोई कैरेक्टराइजेशन नहीं होती है, और ये इस लिहाज से बहुत ज़्यादा मुश्किल टेक्निक है जिसके साथ थॉट पैटर्न्स के मुताबिक लिखा जाता है इसको, कि ऐसे नॉवेल्स को पढ़ना भी बहुत मुश्किल होता है। तो फिर ट्रेडिशनल वेज ऑफ राइटिंग जो थे उनको उन्होंने पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया था, और ये अपने वे में लिखा करती थी उसको। इस तरीके की ये राइटर थी। और इसके अलावा अगर इनके सब्जेक्ट मैटर की बात की जाए तो ये मार्जिनलाइज्ड पीपल के ऊपर लिखती थी, लाइक फीमेल्स के ऊपर ये बहुत ज़्यादा लिखती हैं। ऑर्डिनरी फीमेल्स जिनको बहुत ज़्यादा ओवरलुक कर दिया जाता है लिटरेचर के अंदर, उन पे बहुत ज़्यादा लिखती हैं ये। उसके बाद क्या होता है, 28 मार्च 1941 को वॉर चल रही होती है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रही होती है। तो उनको डर होता है जो नाजी है वो उनके घर के ऊपर अटैक ना कर दे और फिर उनको कंसंट्रेशन कैंप्स में ना डाल दे। तो इस वजह से ये अपनी पॉकेट को स्टोन्स के साथ भरती हैं और रिवर ओस में छलांग लगा देती हैं, जो कि इंग्लैंड में सुजक्स के करीब है ये रिवर। असल में उसका जो हस्बैंड था वो एक जू था, तो इस लिहाज से मुझे डर था कि चूँकि वो जू है तो इसलिए हमारे घर पे अटैक होना भी लाजिम है। तो इस लिहाज से फिर वो सुसाइड कमिट कर लेती हैं। अब ये बात बताना ज़रूरी है कि मॉडर्निस्ट मूवमेंट क्या थी। मॉडर्निस्ट मूवमेंट जो है वो लेट 18th सेंचुरी के अंदर स्टार्ट होती है, और इसको सबसे ज़्यादा अरूज वर्ल्ड वॉर 1 के बाद मिलता है, जब क्या होता है कि सब कुछ उनके ट्रेडिशनल वे ऑफ बिलीव्स, मतलब उनका रिलीजन, हर चीज़, उनके जो बिलीव्स, वे ऑफ थिंकिंग होता है लोगों का, वो
शैटर हो चुका होता है और उनके दिमाग इस चीज़ को, इस डिस्ट्रक्शन को, वर्ल्ड वॉर 1 से जितनी भी डिस्ट्रक्शन होती है उसको तस्लीम नहीं कर पा रहे होते हैं। और उनका साइंस से बिलीव, उनका रिलीजन से बिलीव, उनका अथॉरिटी, पावर, गवर्नमेंट से बिलीव, हर चीज़ से उनका बिलीव उस टाइम ख़त्म हो चुका होता है। तो वो कहते हैं कि लाइफ हैज़ नो मीनिंग एट ऑल। तो इस वजह से वो उनकी राइटिंग्स के अंदर हमें ये चीज़ मिलती है, ये एलिमेंट हमें देखने को मिलता है कि जिसमें वो कहती हैं कि आर्ट के अंदर, म्यूज़िक के अंदर और लिटरेचर के अंदर हमें मॉडर्निज़म लेकर आना चाहिए और पुराने वेज ऑफ थिंकिंग को ख़त्म करना चाहिए और नए आइडियाज़ को प्रेजेंट करना चाहिए। और अ रूम ऑफ वन जोन के अंदर भी वो इस बात का प्रचार खुलकर करती हैं। अ रूम ऑफ वन ऑन, इज़ इट मेकिंग एनी सेंस? Obviously it will not, unless or until you get to know the philosophy behind it. Actually, Virginia Woolf is of the view that all a woman needs to stabilize herself in the society or to elevate her status in the society or to progress in the society is financial stability at the first place, and at the second place she needs a room of her own. अब अगर इस फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को एक वाइडर कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि एक विमेन, वो कहती है कि एक विमेन उस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकती, प्रोग्रेस नहीं कर सकती, खुद को एलिवेट नहीं कर सकती, अपना स्टेटस एलिवेट नहीं कर सकती जब तक उसके पास फाइनेंशियल फ्रीडम ना हो जाए। तो इस लिहाज से अगर हम कहें, एक कंट्री भी उस वक्त तक प्रोग्रेस नहीं कर सकती जब तक वो फाइनेंशियली सिक्योर ना हो। तो मतलब उसकी इकोनॉमी अच्छी ना हो, जब तक इकोनॉमी अच्छी नहीं होगी, पॉवर्टी उस मुल्क से ख़त्म नहीं होगी, तब तक वो कंट्री किसी प्रोग्रेस की तरफ देख भी नहीं सकती, वो किसी प्रोग्रेसिव स्टेप्स ले ही नहीं सकती, क्योंकि बेसिक नीड्स के ऊपर ही उसका फोकस है सारा का सारा। जैसा कि हम देखते हैं कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वो लोग क्या है, गुर्बत के अंदर ही पड़े हुए हैं, अपने बेसिक नीड्स के अंदर ही पड़े हुए हैं, इसलिए वो लोग ऐसी कौमें इसलिए तरक्की नहीं कर पा रही हैं। तो यही बात वो भी कह रही हैं कि एक विमेन भी उस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकती जब तक कि वो फाइनेंशियली स्टेबल ना हो, क्योंकि अगर वो फाइनेंशियली स्टेबल नहीं होगी तो उसका हर वक्त ध्यान उसी चीज़ की तरफ होगा कि मेरी फ़लाँ नीड के लिए मुझे फ़लाँ जगह से किसी न किसी तरीके से मनी हासिल करनी है। तो मतलब उसका माइंड ऑक्यूपाई रहेगा इन्हीं थॉट्स से कि मुझे किस तरीके से मनी मिल सकती है। तो जब वो फाइनेंशियली स्टेबल हो जाएगी तो तभी जाके वो कोई और चीज़ सोच पाएगी। तो वो यही कहती है कि जब तक फाइनेंशियल फ्रीडम आपको नहीं मिल जाती तब तक आपको इंटेलेक्चुअल फ्रीडम नहीं मिलती। इंटेलेक्चुअल फ्रीडम जो है वो बिल्कुल लिंक्ड है फाइनेंशियल फ्रीडम के साथ, ये दोनों चीज़ें आपस में बिल्कुल लिंक्ड हैं। और अ रूम ऑफ वन्स ओन के बारे में वो यही कहती हैं कि एक विमेन के लिए क्रिएटिव राइटिंग के लिए ये ज़रूरी है कि उसको एक प्रॉपर स्पेस दी जाए, एक सेक्लूडेड स्पेस दी जाए जहाँ पर उसे कोई डिस्टर्बेंस का सामना ना हो। वो कहती है कि विमेन राइटर्स इसी वजह से नॉवेल्स ज़्यादा लिखती हैं, इसी वजह से वो पोइट्री और ड्रामा की तरफ इतना नहीं आती हैं और ज़्यादातर नॉवेल्स लिखने पर रिलाई करती हैं, क्योंकि उनको प्रॉपर स्पेस नहीं मिलती। उनको कॉमन लिविंग रूम के अंदर लिखना पड़ता है जहाँ उन्हें बार बार इंटरप्शन का सामना करना पड़ता है, जहाँ बार बार उनको डिस्टर्ब किया जाता है, जिसकी वजह से उनके कंसंट्रेशन की धज्जियाँ उड़ जाती हैं और वो ठीक से लिख नहीं पाती हैं और क्रिएटिव और प्रोलिफिक परसूट्स को फॉलो नहीं कर पाती हैं, क्रिएटिव और प्रोलिफिक राइटिंग से महरूम रहती हैं। तो इस वजह से वो कहती हैं कि एक तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इनएविटेबल है, और दूसरा उनको एक प्रॉपर स्पेस दिया जाना भी क्रिएटिव राइटिंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। असल में वो तमाम तर वीमेन से मुखातिब हैं कि वो अपनी इग्नोरेंस से बाहर निकलें और क्रिएटिव कामों की तरफ आएँ, लिटरेचर की तरफ आएँ, राइटिंग्स की तरफ आएँ, करियर ऑप्शंस की तरफ आएँ और दूसरी चीज़ों की तरफ आएँ। लेकिन ज़्यादातर वो मुखातिब है वीमेन राइटर्स के साथ कि वो लोग अपनी राइटिंग्स को किस तरीके से बेहतर कर सकती हैं और किस तरीके से मज़ीद क्रिएटिव राइटिंग्स वो कर सकती हैं। फ्रेंड्स, इस दुनिया में हमें डिफरेंट तरह के लोग नज़र आते हैं, उनकी बहुत बड़ी वैरायटी नज़र आती है, मिससेलेनियस किस्म के ये सारे लोग हैं और उन सब का डिफरेंट पर्सपेक्टिव है, डिफरेंट वे ऑफ थिंकिंग है, और विच इज़ बेस्ड ऑन ऑब्वियसली देयर बैकग्राउंड, देयर एक्सपीरियंसेस एंड देयर नॉलेज। तो इस तरह के लोगों के सामने अगर हम कोई भी प्रॉब्लम रखते हैं तो वो उसको डिफरेंट तरीके से परसीव करते हैं और उसका सॉल्यूशन भी डिफरेंट देते हैं। और सेम केस राइटर्स के साथ भी होता है कि अगर हम उनके सामने कोई सेम प्रॉब्लम रखें तो हर राइटर उसका डिफरेंट सॉल्यूशन देगा और डिफरेंट तरीके से उसको परसीव करेगा। तो जब हम उनके सामने रखते हैं ऑपरेशन ऑफ विमेन का मसला, तो डिफरेंट राइटर्स उसको डिफरेंट तरीके से परसीव करते हैं। लाइक हम यू मस्ट हैव रेड अ विंडिकेशन ऑफ राइट्स ऑफ विमेन बाय मैरी वॉल्सनक्राफ्ट, जिसके अंदर मैरी वॉल्सनक्राफ्ट ये कहती हैं कि जो ऑपरेशन हो रहा है विमेन के ऊपर और ये सारी चीज़ें,
इसका हल ये है कि उनको एजुकेशन दी जाए, उनको एजुकेट किया जाए। उसके बाद वी हैव रेड द सेकंड सेक्स बाय सिमोन डी बोववा, जो कि एक फ़िलोसॉफ़िकल बुक है और जिसके अंदर वो कहती हैं कि विमेन को जिस तरीके से परसीव किया जाता है सोसाइटी के अंदर, ये भी मैन की क्रिएशन है कि उसने एक प्रोपेगेंडा के ज़रिए लिटरेचर के अंदर और मीडिया के अंदर और हर तरीके से विमेन को अदर जो है ना परसीव करवाया है। इस परसेप्शन को चेंज करने की ज़रूरत है कि विमेन एक अदर है। तो सिमोन डी बोववा का पूरा फोकस ये है कि जो उनको अदर कंसीडर किया जाता है और परसीव किया जाता है, उस वे ऑफ थिंकिंग को चेंज किया जाए। और अब हम पढ़े हैं अ रूम ऑफ वंस ओन, जिसके अंदर वर्जीनिया वुल्फ का ये ख्याल है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और अ रूम ऑफ वंस ओन से उनके सारे मसाइल हल किए जा सकते हैं। तो अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, इसकी जॉनरा और इसके सेटिंग के बारे में। तो इसकी जॉनरा एक ऐसे है, एक एक्सटेंडेड एसेज हैं, सीरीज़ ऑफ एसेज का कभी कहा जाता है कि ये 2 एसेज हैं। तो इसकी सेटिंग लंदन के अंदर ही है, जहाँ पर मैरी बेटन कभी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जाती है, कभी फर्नहम यूनिवर्सिटी, तो कभी ब्रिटिश म्यूज़ियम की लाइब्रेरी के अंदर जाती है। तो असल में ये सारी सेटिंग लंदन के अंदर होती है। इसके अलावा वजह क्या बनी वर्जीनिया वुल्फ को इसको राइट करने की, तो वो ये है कि उसको न्यूहैम कॉलेज और गिटन कॉलेज, जो कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटीज़ के अंदर विमेन के कॉलेजेस बनते हैं, वहाँ पर उन्हें लेक्चर देने के लिए कहा गया था। तो उसकी प्रेपरेशन वो कर रही होती हैं और उस प्रेपरेशन में जो वो सर्च करती हैं चीज़ें और उसमें उनको जो भी मसाइल पेश आते हैं, जिन चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, उसको वो एक एक्सटेंडेड ऐसे की फॉर्म में बनाती हैं और जो स्पीच वो तैयार कर रही होती हैं उसको वो ऐसे की शक्ल दे देती हैं, जो कि बाद में बहुत ज़्यादा फेमस होते हैं। इतने फेमस होते हैं कि हम भी उसको आज स्टडी कर रहे हैं। और इसमें वो इसके अलावा वो विमेन की हिस्ट्री को एक्सप्लोर करती हैं इस ऐसे के अंदर, कि जब से दुनिया शुरू हुई है या फिर हिस्ट्री में हर जगह पे मैन का ही जिक्र है, विमेन का बिल्कुल भी जिक्र नहीं, क्योंकि विमेन एजुकेशन हासिल करती ही नहीं थी, तो फिर वो लिखती क्या अपने बारे में, और मैन ने उनकी हिस्ट्री के बारे में लिखा नहीं। तो वो कहती है कि 18th सेंचुरी के लास्ट में, उनके लेट 18th सेंचुरी के अंदर उन्होंने कुछ लिखना स्टार्ट किया और अब 19th सेंचुरी के अंदर वो कुछ लिख रही हैं। उससे पहले उनका कोई अकाउंट नहीं है विमेन का। एंड दैट्स ऑल।